हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। और आपकी जो है तैयारी वो कैसी चल रही है। मैं भी पढ़ रही हूँ, कुछ काम आ जा रहे हैं। और अभी मैंने अपने फॉर्म जो है वो भरे नहीं थे। एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट थे, तो जो 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो 12 तारीख से पहले मैं अपने फॉर्म जो है उसको भर लूँगी, फिल कर लूँगी। और आप भी अपने जिन भी दोस्तों के फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, वो कोशिश करके अपने फॉर्म प्लीज़ सबमिट कर दें, क्योंकि अब तो उतना टाइम बचा नहीं है। आज 4 जुलाई हो चुकी है। और आपको पता है ना कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये है आपके बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी सुपर टेट की। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा गाइड है, और प्राथमिक की भी है तैयारी, साथ साथ चल रही है हम लोगों की। जितनी भी बुक्स और गाइड्स मेरे पास थी, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को ये दिखा रखा है। ये देखिए, ये भी बुक मैंने जो ली थी, ये बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी सुपर टेट की प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के, ये 1 to 5 के लिए ये। और ये है आपकी जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए है। तो इसमें भी उतने ही हैं सिलेबस के अनुसार क्वेश्चंस। और जैसे इसमें दिया हुआ है, ये प्राथमिक जो है शिक्षक परीक्षा गाइड के लिए है। तो हमारी तैयारी में कमी नहीं आना चाहिए। टाइमिंग तो आपको पता ही है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे, सिलेबस तो आप कोशिश किया करें कि हर बार एक बार अपना सिलेबस देख लिया करें, ताकि हमें पता रहे कि हमें एग्जैक्टली टू द पॉइंट कितना कितना और क्या क्या पढ़ना है। प्राथमिक में आपको जो है वो जो सामान्य अध्ययन में 150 नंबर का आपका होगा, जो 2 घंटे का होगा, लगभग होगा 150 नंबर आपके अंक होंगे। प्राथमिक गणित होगी, मानसिक क्षमता परीक्षण, 2 पेपर आपके होंगे क्वेश्चन इसी पेपर में आपके। और उसके अलावा आपके सामान्य जागरूकता होगी, सामान्य विज्ञान होंगे, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भूगोल और पर्यावरण से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो कल मैंने कोशिश करी है कि जो हमारे पास पारिस्थितिकी वाली जो इन्वायरमेंट की जो बुक थी, दृष्टि की, जो मैंने मंगवाई थी कुछ टाइम पहले, तो मैंने आप लोगों से शेयर की है। और वो बुक मैं कल की प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया था। तो आप प्लीज़ उसको उससे पढ़ें। वो दृष्टि की अच्छी बुक है, उससे आपके डिटेल क्लियर हो जाएंगे। ये वो बुक है जिससे हम कल रिवाइज़ कर रहे थे। और ये है बुक आपकी सामान्य भूगोल। इससे हमारे जनरल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो कवर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने कल रिवाइज़ किया था, ये देख लीजिए, पर्यावरण परिस्थितिकी। तो ये भी अच्छी बुक है, और हम इसे रिवाइज़ कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाती है और तरीक़ा से मिल जाती है, तो हम पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उससे वो हम भटकेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे रहेंगे, नो डाउट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में हम सटीक जो हमारा प्रश्न रहेगा हम उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त दिलो जान से लगे हुए हैं। और अब तो इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। उन सभी को बहुत बहुत स्वागत है उनका बिहार के इस एग्ज़ाम्स में। और हम चाहेंगे कि वो लोग भी, जो, क्योंकि हम भी अदर स्टेट में अपने एग्ज़ाम्स देते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं हमारे स्टेट में एग्ज़ाम्स देंगे। और बाकी हमारे कॉम्पिटिशन्स तो हमारी खुद की तैयारी पर डिपेंड करती है कि हम एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो अगर हमारा पेपर अच्छा जाता है, तो बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह पेपर ज़रूर अच्छा होगा। और बाकी डिपेंड करती है सरकार की नीति पर। तो सरकार की नीति अगर नॉर्मल रहेगी तो सब ठीक ठाक हो जाएगा हम लोगों के लिए भी। और ऊपर वाले से दुआ है कि इस बार सबकी झोली खुशियों से भर जाए। दोस्तों, ये सारी बुक्स तो हमने आपको दिखा दी। अब चलिए कुछ हो जाते हैं थोड़ी बहुत रिवीज़न। तो रिवीज़न में हमने ये आपकी एक बुक थी जो कुछ टाइम पहले हम रिवाइज़ कर रहे थे। ये भारतीय गाइड है, ये बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। और इसमें मैंने लिया था बिहार स्टेट के लिए 2023 की बुक है। 50 अंक का ये पेपर था। इसमें कुछ जो स्मरणीय तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण, उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम भी सर पर हैं। तो मिला जुला के मेरी कोशिश हो रही है कि हम सीटेट और बीपीएससी को टारगेट करके पढ़ाई करें, ताकि दोनों जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कनेक्ट रहें, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कनेक्ट रहें। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, माफ़ कीजिएगा। और हमारी तैयारी आपके साथ ही हो रही है। तो हम सभी दोस्तों को मिलकर पढ़ना है और तैयारी करनी है जमकर। और चलिए देखते हैं आज इसके टॉपिक में क्या क्या है, थोड़ा रिवीजन हो जाए थोड़ा। विभिन्न दक्षताओं पर आधारित प्रश्न है ये। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य: अस्टर्न के अनुसार बुद्धि एवं सामान्य योग्यता, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को
जानबूझकर समायोजित कर लेता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। टर्मन के शब्दों में बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। और थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया की योग्यता बुद्धि है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो अक्सर एग्जाम्स में आती रहती है सीडीपी में। तो एक बार फिर से देखेंगे। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। अगर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अगर पेडागोजी के अगर 1, 2, 4 कुछ भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम्स में, बीपीएससी में भी, सुपर टेट में, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम हमारे फ्रेंड्स इसको भी देख लें। तो गैल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। टर्मन के शब्दों में बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान वास्तव में अनेक तथ्यों का एक समुचित संग्रह होता है जो अर्जित किया जाता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है जो संभवतः वंश परंपरा के गुणों से प्रभावित होती है। बुद्धि स्मरण शक्ति पर निर्भर करती है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं और उनके अनुसार बुद्धि को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक सामान्य बुद्धि जनरल और जी फैक्टर तथा दूसरा विशिष्ट बुद्धि स्पेसिफिक और एस फैक्टर है। बुद्धि के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सामान्य बुद्धि जनरल और जी जनरल तथा दूसरा जो है क्या, विशिष्ट एस फैक्टर। पहला जो होता है जनरल जी फैक्टर बोलते हैं और दूसरा जो है स्पेसिफिक को एस फैक्टर बोलते हैं। मूलतः बुद्धि सामान्य कार्यों को सामान्य तत्व एवं तत्व द्वारा, विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट तत्व द्वारा संपन्न करती है। बुद्धि के बहुत तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। बुद्धि के बहुत तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 1 या 2 तत्व नहीं होते, बल्कि बुद्धि विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का समन्वित रूप है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है: प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है: प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि तथा सामाजिक बुद्धि। प्रत्यक्ष बुद्धि, इसमें व्यक्ति को वस्तु एवं पदार्थों को भलीभांति समझने की शक्ति होती है। अप्रत्यक्ष बुद्धि, इस बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने में संबंध होता है। इस बुद्धि का प्रयोग पुस्तकीय ज्ञान, प्रतीकों तथा चिन्हों को समझने में किया जाता है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाने से है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो परीक्षा भाषा अथवा शब्दों द्वारा किया जाता है, उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इन परीक्षणों में भाषा के प्रयोग के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। बुद्धि लब्धि का अभिप्राय, बुद्धि लब्धि समान योग्यता की गति की ओर संकेत करती है। बुद्धि लब्धि का अभिप्राय, बुद्धि लब्धि समान योग्यता की गति की ओर संकेत करती है। और बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि जो है IQ का उपयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया था। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि IQ का उपयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया था। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? बौद्धिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। बौद्धिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। और यहाँ देखिए बौद्धिक आयु जो है वो अथवा शिशु एवं बौद्धिक आयु मनुष्य अथवा शिशु या बुद्धि स्तर उसकी बौद्धिक आयु की ओर इशारा करता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि यानी जो IQ होती है 140 से अधिक होती है। बुद्धि वर्ग कौन सा होगा उसका इंटेलिजेंसी? वो होगा प्रतिभावन। 120 से 140 प्रखर बुद्धि, 110 से 120 जो होगी वो वरिष्ठ बुद्धि होगी, और 90 से 110 होगी औसत बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि, 50 से 60 जो होगी मूर्ख बुद्धि, और 20 या 25 जो होंगे वो 20 से 25 से कम कितने होंगे? जड़ बुद्धि या महामूर्ख। समझ में आया? और व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के तात्पर्य एक समय में एक ही व्यक्ति के बुद्धि के परीक्षण से होता है। अच्छा, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है? जब एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण होता है।
बुद्धि की अवधारणा को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले में अल्फ्रेड बिने प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मानकीकृत एवं व्यवस्थित रूप में किया जाता है। व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। और फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व 3 उधम, अहम, अह और पराहम। ये तत्व अचेतन में ऊर्जा के रूप में होते हैं। फ्राइड के विचारों से अचेतन द्वंद्व मनोलैंगिक विकास की प्रक्रिया में सन्निहित है, जो मौखिक गुदीय लैंगिक काम प्रसुप्ति में घटित होता है। प्रसुप्ति में काम प्रसुप्ति में घटित होता है और सांस्कृतिक उपागम परिस्थितिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। और ये देख लेते हैं मानवतावादी सिद्धांत। मुख्यतः फ्राइड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में विकसित हुए व्यक्तित्व के संदर्भ में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने विशेष रूप से योगदान दिया था। आत्म प्रतिवेदन माप जो है वो मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है और मनोवैज्ञानिक दाब के कुछ प्रमुख स्रोत कुंठ, द्वंद्व, आंतरिक एवं सामाजिक दबाव है इत्यादि हैं। और दबाव प्रबंधन तकनीकी के अंतर्गत विश्रांति की तकनीकें, ध्यान प्रक्रिया, जैव प्रतिपाली, सृजनात्मक मानव प्रतिकरण और व्यायाम आदि आते हैं। सामाजिक अवलंब दबाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर हम व्यायाम करेंगे या फिर ध्यान केंद्रित करेंगे या फिर ऊपर वाले के शरण में जाएंगे, इबादत करेंगे, चाहे इबादत का जो भी रूप हो, पूजा करें, नमाज़ पढ़ें, तो हमें सुकून मिलेगा। और ये जो है बहुत अच्छा है, ये दबाव प्रबंधन तकनीक के अंतर्गत जो आता है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें तो अभी हमने जानी, जो विभिन्न दक्षता थी, ये जो बुद्धि से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे। और बाकी के जो कुछ और जो है महत्वपूर्ण तत्व वो हम कल देखेंगे और उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बनाएंगे। अब आते हैं कुछ और देख लेते हैं सीटेट से ही रिगार्डिंग। ये देखिए, ये है आपकी इंग्लिश में और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और मैं देखिए ये सीटेट की मेरे पास ये बुक थी, 1 लाइनर, ये पेडागोजी है। सीटेट और स्टेट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज के लिए बुक है। आप चाहें तो इसको भी मंगा सकती हैं। दिशा पब्लिकेशन की किताब है, पेपर सेकंड के लिए है ये और ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ऑल्सो यूज़फुल फॉर यूपीटेट, एपीटेट, यूटेट, टेस्टेट, एमपीटेट और वेब WB यानी वेस्ट बंगाल टेट एंड अदर स्टेट, यानी सभी स्टेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यूनिक टेस्ट रिवीजन है ये। और इसकी जो पब्लिकेशन है ये है आपकी दिशा पब्लिकेशन है ये। और काफ़ी अच्छी किताब है। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि विनर ऑफ द बेस्ट एग्जाम प्रेप कंपनी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्डेड बाय BW बिजनेस वर्ल्ड, इनको बिजनेस वर्ल्ड से अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छी बुक है ये। और आपको बता दूं कि ये किताब जो है 300 की, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, खुद से ही मंगवाई थी ये किताब मैंने, तो मुझे अच्छा लगा था। एक्चुअली मैं अमेज़न पे बुक सर्च कर रही थी तो मुझे ये बुक दिखी तो मैंने ये बुक मंगवा दी थी। ये पिछले साल मैंने ये किताब मंगवाई है, लेकिन रिवीज़न अभी कर रही हूँ तो अपने फ्रेंड्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जो रिवीज़न करूँ, मैंने वादा किया है कि मैं जो पढ़ूँगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और शेयर का एक ही ज़रिया है कि उसको मैं अपलोड करूँ आपके साथ। तो आइए हम आगे रिवाइज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आइए, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 frequently exhibit temper tantrum. This indicate that the child has problem relating to this domain. ये आपके आया था टीएस स्टेटरी। ये क्या होगा? साइकोमोटर। रेमीडियल टीचिंग, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे इसको, और भी चीज़ें हैं जो रिवाइज करनी है। Remedial teaching is something where achievement is expected to be very low. Incorrect statement with regard to audio visual aid. There are no
not accordance with the principle of concrete to abstract. Incorrect statement with regard to audio-visual aids, they are not accordance with the principle of concrete to abstract. The full form of SEN, special educational needs, or the abbreviated from ADHD, denotes attention defect hypersensitivity डिसऑर्डर। ये एग्ज़ाम्स में पिछली बार जो है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें बार बार आ रहे थे ये क्वेश्चन। और देखिए ये एग्ज़ाम में MP टेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में भी। टीचिंग इज़ एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ अ चैलेंज ऑफ टीचर्स एंड डिमांड सर्टेन एक्सपर्टाइज। और पर्सन आफ्टर रीचिंग कॉलेज रिपीटेडली thinking after whether he was switched off the gas stove or not, whether he has locked the house or not, disorder is obsessive compulsive। और ये एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव और न्यूरोसिस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव और न्यूरोसिस। अ पर्सन आफ्टर रीचिंग कॉलेज, अगर वो कॉलेज पहुंच गया जल्दी और उसके बाद उसको लगा कि किसी काम में चला गया और उसको लगा कि अरे उसने गैस स्टोव बंद किया कि नहीं बंद किया, अरे उसने घर के रूम के ताले लगाए कि नहीं लगाए, जो वो गैस पे कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ये मैंने रूम बंद किया कि नहीं बंद किया। तो इस तरीके के जो डिसऑर्डर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव neurosis। Okay, Suresh is unable to read and cannot understand what other read his learning disability। इसको क्या बोलेंगे? dyslexia। Suresh is unable to read the cannot understand what other read is his learning disability is called dyslexia। अब यहाँ देखिए ये dyslexia क्या है। Dyslexia is the most common learning disabilities or which makes learner confused with the same shape and sound and alphabet, unable to read, interrupt and understand letters, bewildered in identifying the relating speech, sound, letter and words, or hence it could be conduct that dyslexia is order of, lastly क्या होता है ये? order of is associated with the reading disorder। इसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। और अब आ जाते हैं यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दे हैव डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो ओरल डायरेक्शन। ये क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन रेफरेंस टू द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। क्या होगा? दे हैव डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, उनको क्या होती है? अटेंशन जल्दी नहीं होती। अब अगर आप कुछ समझा रहे तो वो उनको बहुत टाइम लगता है वो चीज़ समझने में। दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो ओरल डायरेक्शन, और वो जो बता रहे हैं टीचर वो इसमें फेल हो जाते हैं कि आप हमारे जो टीचर वो हमें क्या बता रहे हैं। ओरल डायरेक्शंस। The proportion of children who discontinue school after enrolling in the school system is dropout rate. Snellen chart is related to visual impairment. In teaching children with special needs, multi-sensory approaches should be used. Multi-sensory approaches means visual, auditory, smell, touch। ऐसे बच्चे जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ये वैसे बच्चे होते हैं। हमेशा हमें अपने समाज में कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुछ ऐसे लोग मिलें या फिर जो काफ़ी मजबूर लोग मिलें तो उनकी हमें थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं नहीं कहती कि आप उसकी ज़िंदगी भर मदद कीजिए, लेकिन हमें उनके लिए सहानुभूति बिल्कुल भी रखना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या हुआ था कि मैंने कल एक बुक ली थी और वो बुक जो है वो मुझे मतलब दूसरे मीडियम की चाहिए थी, तो उसको मुझे रिटर्न करना था। उसको रिटर्न करने के लिए आज अर्ली मॉर्निंग, इसकी वजह से मैंने जो अपनी रिवीज़न नहीं की थी मॉर्निंग की, तो मैं बाहर गई थी और बुक स्टॉल पे जो जहाँ से मैं बुक लाती हूँ मंगवाती हूँ, तो वही बुक मैं उसको रिटर्न करने चली गई थी। जब मैं वहाँ से लौट रही थी बुक परचेज़ करके और बुक रिटर्न करके उसकी शॉप से, तो रास्ते में मुझे एक बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, लगभग वो 85 या 90 तो एटलीस्ट वो एक लेडी थी जो मुझे बीच रास्ते में मिली। और वो एक बारिश का मौसम है तो पूरा मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है, और
वो लेडी जो है वो, मैं भी जल्दी में ही थी लेकिन मेरी नज़र अचानक से उन पर पड़ गई और वो जो है भीख मांग रही थी और वो काफ़ी बूढ़ी थी, 80 85 90 साल की अगर उनकी उम्र है, मानते हैं अगर वो 80 साल की भी हैं तो भी काफ़ी बूढ़ी हैं। और उस एज में वो बेचारी बाहर बैठी हुई थी और वो भीख मांग रही थी। तो मैं आगे बढ़ गई थी, फिर मैं पीछे आई तो मेरे पास कुछ कॉइन्स थे तो मैंने उनको वो पैसे दिए। फिर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यहाँ पे ये क्यों बैठी हैं इतनी इस एज में। जब मैंने उनको गौर से देखा तो मैंने देखा ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या क्या कर रही हैं, क्यों आप भीख मांग रही हैं, इस तरीके से क्यों बैठी हैं। तो बोली कि मैं मतलब हमारे हम जहाँ सासाराम में रहते हैं तो वो थोड़ा दूर वाला एरिया बता रही थी। तो हमने बोला आप इतनी दूर से यहाँ क्या करने आई हैं, तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, कुछ खा लीजिए चल के मेरे साथ। तो वो नहीं आ रही थी। फिर मैंने उनको बहुत समझाया कि चलिए अब बारिश आ रही है, आप यहाँ अकेली बैठी। और उस वक्त लगभग सब लोग बिज़ी थे तो मैंने बोला, और उन्होंने एक रोटी ली हुई थी हाथ में, तो मैंने बोला आपको ये रोटी किसने दी। तो बोली कि सामने जो है किसी ने उनको रोटी ला के दी थी और कुछ पैसे भी थे उनके पास, थोड़े बहुत चेंज वगैरह जो लोग दे देते हैं गरीबों को बीच रास्ते में चलते हुए। बड़ा अफसोस आ रहा था मुझे इस सिचुएशन को देख करके, मुझे समझ में भी नहीं आया मैं क्या करूं। और फिर मैंने बोला आप प्लीज़ चलिए मेरे साथ, तो मैं कुछ कोशिश करूंगी, आपको एटलीस्ट खा पी लीजिए। और आप मैंने सोचा ये अगर मेरे साथ चलेंगी तो बताएंगी ये कहाँ की रहने वाली है, क्या है, कहाँ से आई हैं, इतनी कमज़ोर और इतनी बूढ़ी। मुझे अपनी दादी माँ याद आ रही थी तो मैंने बोला कि इनको ले चलती हूँ, अगर इनको पसंद आएगा तो रोकूंगी, नहीं तो फिर इन कोई ज़रिया लगाऊंगी इनको इनके अपने तक पहुँचाने का। खैर उनके साथ मैं उनको ले कर के धीरे धीरे आई तो रास्ते में भी एक आध लेडी मिली मुझे। तो बोल रही थी कि आप हमने पूछा आप इनको पहचानती हैं। एक दो लोगों से मैंने पूछा लेकिन लोगों ने बोला नहीं हम इनको नहीं पहचानते हैं। और एक लेडी मिली भी तो उसने कहा कि हाँ इनको हम पहचानते हैं, ये जो हैं इनकी बेटियां हैं। और ये तो उन्होंने जवाब में दिया कि मेरी बेटी मर गई है। तो बोले कि बेटी मर गई है और उनकी एक नतनी है जिसके लिए वो मांगने के लिए निकली थी। और उनका एक बेटा है जो उनको मतलब मर गया या ज़िंदा है उन्होंने उसके बारे में ज़िक्र करना ही बेटर नहीं समझा। तो बताइए ये कैसा समाज है। मतलब अब इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अफ़सोस लग रहा था कि इस उम्र में लोग अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। बताइए ऐसा ज़माना, ऐसा टाइम आ गया है कि लोग अपने आप में ही बिज़ी हैं। और हम लोग भी कैसे हैं जो हम लोग उतने ज़ईफ़ आदमी को ऐसे देख के बाहर निकल जाते हैं, सोचते हैं कि अरे होगा कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम थोड़ी सी तो सिम्पैथी हमदर्दी रखनी चाहिए। जो भी है उनको किसी तरीके से हम जब घर लेकर के आएँ तो हमारे घर के सामने ही एक अंकल रहते हैं, उनसे भी मैंने बोला कि थोड़ा आप हेल्प करें, बताएं इनको, पहचानिए ये कहाँ से हैं, क्या है, ताकि इनको क्योंकि ये रुक नहीं रही थी हमारे पास। तो मैंने बोला आप नाश्ता कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से, एक्चुअली मेरा घर जो है वो उस पर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वो एक लाठी ली हुई थी, बहुत ज़ईफ़ थी वो। खैर उनको लेकर के हम ऊपर आए। ऊपर आने के बाद हमने उनको जो हमसे हो सका हमने किया उनका। उसके बाद वो बोली बेटा हम जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको भेज देती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पता कर लूँ आपको कहाँ भेजना है। वो अंकल बोले कि एक लेडी का ये नाम ले रही थी तो जिन्होंने इनको बुलाया था मदद देने के लिए। तो मैंने पूछा भी कि आप क्यों मदद मांग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मर गई है और मेरी जो नतनी है वो उसकी शादी है, तो हमको उसकी शादी करनी है। मुझे बहुत अफसोस लगा कि बताओ इस उम्र में ये अपनी नतनी की शादी करने निकली है, जबकि ये खुद इस लायक नहीं है। खैर ऊपर वाला बहुत बड़ा मदद करने वाला है। तो मैंने अंकल को बोला कि आप जो है, जो अंकल थे उनको मैंने बोला आप पहले तो जा करके इनको इनके ठिकाने पे जहाँ ये जिनसे मिलने आई वहाँ पहुँचा दीजिए और फिर इनको समझा दीजिए कि अगर कोई ज़रूरत होगी तो हमें बताएंगी। और इससे यही मैसेज जाता है कि हमारे समाज में लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने पेरेंट्स को इस तरीके से घर से निकाल देते हैं। अगर उनका लड़का है और उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत मतलब वो सोचने वाली बात है कि ये कितने हद से ज़्यादा गिरी हुई बात है। और यही समझना चाहिए, अगर आपसे के नज़र के सामने कोई बूढ़ा आदमी मिल जाए या कोई भी मिल जाए, ये समझिए कि कहीं ना कहीं उसमें आपके माँ बाप की झलक दिखती है, आपके दादा दादी की झलक दिखती है। तो कम से कम ऐसे जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हैं, और वो औरत जो थी वो मुसलमान थी, वो हमारे ही कास्ट की थी। लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि आपको रोटी किसने दी तो उन्होंने बोला कि एक
सामने सामने मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक हिंदू फैमिली है और उन्होंने ही उनको रोटी दी थी। तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि मदद करने के लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है, मदद इंसान के जज्बे पर डिपेंड करती है। हमारा दिल अच्छा होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि समाज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको मिल के उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और वो तो अभी फ़िलहाल मेरे घर से जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल लगा हुआ है। अल्लाह करे वो जहाँ कहीं भी हों सुरक्षित हों, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर थी कि वो भीख मांगने के काबिल नहीं थी। और अगर वो चलती फिरती, अंकल ने भी यही बोला कि अगर आप गिर जाइएगा तो कहीं टूट फट जाएगा, कमज़ोर हैं आप, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रही थी, वो रुकना नहीं चाह रही थी। तो यही तो थी कहानी जो थोड़ा सा मुझे आप लोगों से डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि हम अभी जो है उनकी वीडियो भी एक छोटी सी मैंने बनाई है और मैं उसको अपलोड करूँगी। देखिएगा आप लोग कि वो दुनिया में कैसे लोग हैं जो इतने कमज़ोर लोगों के साथ, तो मतलब ऐसा हो सकता है। और क्या बोल सकती हूँ मैं, ऊपर वाला उनको जहाँ कहीं भी वो सुरक्षित अपने मंजिल पे पहुँच जाए। और ये जो है हम पढ़ रहे थे अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, ये है एब्रिविएटेड टर्म ADHD डिनोट्स, और इसका मतलब यही हुआ। और उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे अ पर्सन आफ्टर कॉलेज, नहीं हम यहाँ आ गए थे, एक्चुअली मेरा ध्यान थोड़ा कहीं और चला गया था, उनके पास चला गया था। चलिए, geometrical ideas can be explained to totally blind children by verbal description and concrete experiences। ठीक है, ये आया था रिपीटेड में 2009 में आया था। geometrical ideas can be explained to totally blind children, verbal description and concrete experiences। कैसे बताते हैं उनको? वर्बल बताते हैं और उनको concrete experiences के द्वारा बताते हैं। geometrical ideas can be explained to totally blind children by verbal descriptions and concrete experiences। While assessing the children with special need, teacher should be focus on learning not on marks। कहाँ क्या करना चाहिए? उनके लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनके मार्क्स पे। Which approach is based on analyzing the behavior of disabled child and find out the root cause of his her learning deficiency। ये क्या है? ये है साइकोएनालिटिक अप्रोच। इसको हम भी जान गए, जो हमें ध्यान से निकल गया था। विच अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल। अच्छा, जो बच्चे अपने बिहेवियर में डिसेबल होते हैं, एंड फाइंड आउट द रूट काउज, उनका क्या काउज होता है, इनको बोलते हैं साइकोएनालिटिक अप्रोच। और आगे आ जाइए। Which is not the characteristic of good mental health? Intolerance। Which is not the characteristics of good mental health? Intolerance। ये 2020 में आ चुका है। और who introduced learning disable word were first for the children suffered from the various learning problem। किन्होंने इसकी ईजाद की थी, इस वर्ड्स की, जो डिसेबल चिल्ड्रन थे लर्निंग में? सैम्यूल किर्क उनका नाम था। क्या नाम था? सैम्यूल किर्क। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन? इमोशनली इंस्टेबिलिटी। और व्हाट इज़ द IQ रेंज ऑफ सर्वो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन? 20 to 35। क्या है उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी जो IQ लेवल क्या होता है उनका? 20 से 35 वर्ष। तो ये रिवाइज किया हमने सीटेट के कुछ क्वेश्चंस, और अब आते हैं कुछ और रिवाइज करते हैं। तो आइए हम जो है ये देखिए, हम रिवाइज करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री जो हमने पढ़ी नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गया हिस्ट्री रिवाइज किए हुए, और हम थोड़ा BPSC की तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, तो थोड़ा सा तो हौच पौच हो गया है, लेकिन वेट। चलिए, ये देखिए, ये है आपकी हिस्ट्री, आपके सामने है, और इसमें हमको टॉपिक जो कवर करना है आधुनिक भारत का इतिहास। हमने कुछ रिवाइज किया था
और आज हम फिर से कुछ रिवाइज करते हैं और रिवीजन जो है वो आइए देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब सजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेजी। और अंग्रेजी सेना की कमान किसको मिली थी? मेजर हेक्टर मुनरो को। अंग्रेजी सेना की कमान मिली किसको थी? अंग्रेजी सेना की कमान किसको मिली थी? मेजर हेक्टर मुनरो को मिली थी। और बंगाल का जो तत्कालीन नवाब था मीर जाफर था। बंगाल का तत्कालीन नवाब कौन था? मीर जाफर था। तो आइए थोड़ा जानें बंगाल को। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुर्शिद कुली खान अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त। अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ और राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? ढाका से मकसूदाबाद, यानी कि डिवीज़न हो चुका था और वो मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद आज भी है। और मुर्शिदाबाद इसलिए मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा क्लोज़ है क्योंकि यहाँ मेरे जो बड़े भैया हैं वो उनकी पोस्टिंग है, वो वहाँ रेलवे में जो है वो CMO है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है वो, DMO। और अच्छी जगह है, आप चाहें तो जा सकते हैं मुर्शिदाबाद घूमने। वेस्ट बंगाल जो ढाका है उससे वो क्लोज है मुर्शिदाबाद। अब आते हैं यहाँ अलवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी। यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से। और प्रसिद्धि कथन क्या था इसका? प्रसिद्ध कथन, यदि उन्हें ना छोड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए, अच्छा, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, ओके, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगी। यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की गई थी। अलवर्दी खान ने क्या बोला था? यदि उन्हें छेड़ा जाए, अगर उनको छेड़िएगा तो वो शहद देंगी, अच्छा, और यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी। मतलब अगर उन्हें टच नहीं कीजिएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, वो आपको फ़ायदा करेंगी, आपकी हेल्प करेंगी। इनका कथन तो यही समझ में आ रहा है। और यदि छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगे। दोनों चीज़ इन्होंने बताई थी अपने तजुर्बे से, अलवर्दी का 1740 से 56। अब बारी आती थी सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है 1756 से 57 में अलवर्दी खां का दैहित्र एवं उत्तराधिकारी था। और ये जो सिराजुद्दौला है, इनकी जो पैलेस है वहाँ मुर्शिदाबाद में, मैं गई हूँ वहाँ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा पैलेस है। अलवर्दी खां का दैहित्र एवं उत्तराधिकारी थे। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई थी। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हो गए थे। ये प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो परास्त हो गए थे, और ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 में। अब आते हैं मीर कासिम जो 1760 से 63 ईस्वी तक थे। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में से योग्य माने जाते थे। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार बनाया गया था आपको, और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी गई थी। उस वक्त की राजधानी मुर्शिदाबाद भी नहीं थी, आ गई थी सीधे कहाँ? मुंगेर। और सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चित था, और मुंगेर तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई थी। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हो गए थे। लेकिन मीर कासिम क्या हो गए थे? अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था बक्सर के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी चर्चित जो थी व्यक्तित्व था, और इनके बारे में देख लीजिए इन्होंने क्या क्या किया है। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाले, बंगाल का गवर्नर 1757 से 60, 1765 से 57, और इलाहाबाद की संधि, शाह आलम द्वितीय तथा
शुजा-उद-दौला के साथ किसने के इस निगरानी में हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव। ये सब कुछ जो इस वक्त मेरे सामने है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सब रॉबर्ट क्लाइव के शासन में हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव जो इसके संस्थापक थे और जन नेता सैनिक के रूप में भी काम कर रहा था। संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का और श्वेत विद्रोह अंग्रेजी सेनों का। ये सब कुछ कारनामे जो थे किसके थे? रॉबर्ट क्लाइव के। और अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लासी वर्तमान नाम, प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। मैदान पश्चिम बंगाल, राज्य के नदियाँ जिले में स्थित है। अच्छा, भागीरथी नदी के किनारे है। कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान दीवानी कार्य हेतु मोहम्मद राजा खान बंगाल के लिए थे। राजा शिताब राय बिहार के लिए बने थे। अच्छा, 2 दीवान नियुक्त हुए थे, जो उप दीवान, जो एक बंगाल के लिए थे और एक बिहार के लिए थे। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। तो हमने ये रिवाइज की हिस्ट्री, और हम रोज़ इसी तरह अब रेगुलर स्पीडली रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम शाम में 7 बजे या 8 बजे भी कुछ रिवाइज करें तो उसको अपलोड करें। और उसके बाद रात में तो हम करते ही हैं सोने से पहले एक बार रिवीजन। तो भले टाइम चेंज हो जाए लेकिन रिवीजन में कमी नहीं आएगी। तो हमने थोड़ी सी टाइमिंग चेंज की है। मॉर्निंग में अगर नहीं हो पा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2 से ढाई बजे के करीब हम अपनी रिवीजन क्लास, जो अपनी मेरी खुद की रिवीजन है, मेरा सेल्फ रिवीजन जो होता है स्टेट बीपीएससी के लिए, सुपर टेट के लिए और सीटेट के लिए, वो मैं रिवाइज करूँगी। तो कोशिश कीजिए आप इस चीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दिल लगा के अपनी तैयारी कीजिए। और अच्छा लगता है मुझे आपके साथ शेयर करना। इससे मुझे बस एक ही फ़ायदे होते हैं, वो ये कि मैं भी पंक्चुअल हो जाती हूँ अपनी स्टडी में। मज़ा आता है मुझे आपके साथ बात करके, रिवाइज़ करके। तो ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।